हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अपर्णा शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया, क्रिया के भेद, विशेषण, विशेषण के भेद, इन सब के बारे में जानकारी करी थी। आज हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं प्राविशेषण की। प्राविशेषण क्या होते हैं, इनकी रचना कैसे होती है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो क्या होते हैं प्राविशेषण, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं प्राविशेषण कहलाते हैं। क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं प्राविशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, शीला अति विनम्र लड़की है। वह बहुत परिश्रमी है में क्या हुआ, परिश्रमी हमारा क्या है, विशेषण है। लेकिन बहुत क्या है, वो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है ना, तो बहुत हमारा प्रविशेषण हो गया। शीला अति विनम्र लड़की है, इन दोनों वाक्यों में परिश्रमी व विनम्र विशेषण है तथा बहुत व अति प्रविशेषण है। फिर हम आगे बात करेंगे विशेषण की रचना। इनकी रचना कैसे हुई। कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं, किंतु संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण कैसे बन गया, संज्ञा प्लस प्रत्यय मिलकर क्या होता है, विशेषण। संज्ञा शब्द में जब प्रत्यय जुड़ जाता है तो क्या बनता है, हमारा विशेषण बनता है। ठीक, इतना समझ में आया। फिर आगे बात करेंगे। जैसे रंग क्या है, संज्ञा, ईन क्या है, प्रत्यय, और संज्ञा और प्रत्यय जुड़कर क्या बन गया, रंगीन बन गया। फिर आगे है राष्ट्र। राष्ट्र क्या है, संज्ञा है, प्लस ई हमारा प्रत्यय है, और इस राष्ट्र में ई जुड़कर क्या बन गया, राष्ट्रीय, जो कि हमारा विशेषण होता है। स्वर्ण प्लस इम मिलाकर क्या बन गया, स्वर्णिम। बनारस प्लस ई प्रत्यय जोड़ दिया बनारस में, तो क्या बन गया, बनारसी। जयपुर प्लस इया प्रत्यय जोड़, जयपुर में इया प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया, जयपुरिया। फिर आगे जो कुछ ऐसे भी होते हैं जिन सर्वनाम में भी प्रत्यय जोड़कर क्या बन जाता है, विशेषण। जैसे मैं क्या है, सर्वनाम है ना, प्लस एरा प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, मेरा। तुम प्लस हारा क्या हो गया, तुम्हारा। फिर आगे बात करेंगे क्रिया से विशेषण कैसे बनते हैं। जैसे वंदन क्या है, वंदन क्रिया है, उसमें ई प्रत्यय जोड़ा, क्या जोड़ा, ई प्रत्यय, तो क्या हो गया, वंदनीय। लूट प्लस एरा बराबर लुटेरा हो गया। झगड़ प्लस आलू झगड़ालू हो गया। फिर आगे है अव्यय से विशेषण कैसे बनाते हैं। अव्यय से विशेषण बनाते हैं, जैसे बाहर में क्या जोड़ दिया, ई जोड़ दिया तो बाहरी हो गया, पीछे में ला जोड़ दिया तो पिछला हो गया। इतना समझ में आया। फिर आगे बात करेंगे अविकारी शब्द की। देखो विकारी शब्द हमने पढ़ा था, विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, 4, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। पिछली क्लासों में हमने वो सारा पढ़ा, इस क्लास में प्रविशेषण के बारे में पढ़ा। फिर आगे जो है वो है हमारा अविकारी शब्द। क्या है, अविकारी शब्द। फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कि अविकारी शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष एवं कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, वो शब्द क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी को ही अव्यय भी कहते हैं। अविकारी को क्या कहते हैं, अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। जैसे ये अव्यय का शाब्दिक अर्थ है आ का मतलब नहीं, प्लस व्यय भी जुड़ा है ना, तो व्यय का मतलब खर्च या परिवर्तन। आ का मतलब नहीं, व्यय का मतलब खर्च या परिवर्तन, मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। ये चीज आपको समझ में आई कि अव्यय क्यों कहा जाता है। अविकारी का मतलब है कि जिसमें परिवर्तन ना हो। अव्यय का क्या अर्थ निकल रहा है, आ का मतलब नहीं, व्यय का मतलब खर्च या परिवर्तन, जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो वो हमारे अविकारी शब्द होते हैं, और अविकारी शब्द को हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। इतना समझ में आया आपको। फिर आगे बात करेंगे
अव्यय शब्द होते कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब और आदि। ये सब क्या है? अव्यय शब्द हैं। ये सब क्या है? हमारे अव्यय शब्द हैं। अव्यय शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर आगे बात करेंगे अव्यय के भेद। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं अव्यय के? अव्यय शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है क्रिया विशेषण। कौन सा है? क्रिया विशेषण। दूसरा है समुच्चय बोधक। तीसरा है संबंध बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो अव्यय शब्द हमारे कितने होते हैं? 4। फिर क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय के भी कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है कालवाचक। पहला कौन सा है? कालवाचक। दूसरा है स्थानवाचक। तीसरा है रीतिवाचक और चौथा है परिमाणवाचक। कौन कौन से भेद होते हैं? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। ये भेद किसके हैं? क्रिया विशेषण अव्यय के। फिर आगे है समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है समानाधिकरण और दूसरा है व्याधिकरण। ठीक है, फिर अगला कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय और चौथा नंबर है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। यहाँ तक समझ में आया? अव्यय कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। फिर क्रिया विशेषण को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। फिर उसके बाद है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा? समुच्चय बोधक अव्यय। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है समानाधिकरण और दूसरा होता है व्यधिकरण। फिर आगे कौन सा अव्यय होता है? आगे है संबंध बोधक अव्यय। फिर चौथा है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय के भेद समझ है। फिर आगे बात करेंगे कि क्रिया विशेषण होता क्या है, उसके बारे में कि क्रिया विशेषण क्या है। ठीक है, क्रिया विशेषण है ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। इसके देखो नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिया मतलब क्रिया की, विशेषण का मतलब विशेषता बतलाए। ऐसे अव्यय जो क्रिया शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, जल्दी, बहुत आदि। क्रिया विशेषण के मुख्यतः कितने भेद अभी हमने बताए? 4 भेद। क्रिया विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से वो जानेंगे। अभी कालवाचक, स्थानवाचक, रीति और परिमाणवाचक बताए, वही। कालवाचक क्या होंगे फिर उसके बारे में बात करेंगे। कालवाचक अव्यय क्या है? कालवाचक अव्यय से आप क्या जानते हैं? कालवाचक अव्यय ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण के होने का समय व्यक्त करते हैं। काल का मतलब क्या होता है? समय होता है। तो ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण के होने का समय व्यक्त करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा है। इसमें क्या है? मेरी परीक्षा है, ये तो, और ये एक वाक्य हो गया, लेकिन इस पे कालवाचक अव्यय कौन सा है? आज। आज क्या है? आज हमारे समय को बता रहा है कि परीक्षा कब है? आज है। तुम दिल्ली कब जाओगे? क्या है? तुम दिल्ली कब जाओगे? कब क्या है इसमें? कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। इन वाक्यों में आज एवं कल किसका उदाहरण है? कालवाचक विशेषण का। तथा अन्य उदाहरण कल, जब, प्रतिदिन, प्रायः, अभी अभी, लगातार, अब तक,
पहले, बाद में, तुरंत, प्रायः आदि क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। फिर अगला है स्थानवाचक। क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्या है स्थानवाचक क्रिया विशेषण? ऐसे शब्द, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या है? ऐसे शब्द हाँ, तो आगे बात करेंगे स्थानवाचक में। ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, देखो कालवाचक में भी क्या पढ़ा था हमने कि जिसमें काल का यानी कि समय का पता चले वो हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। स्थानवाचक में क्या दिया हुआ है? स्थान दिया हुआ है ना, तो इसमें क्या होगा? स्थान का पता चलेगा कि ये हमारा किस स्थान पर हुआ। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में स्थान का पता चलता है। ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर, सामने, निकट आदि। अब इनके उदाहरण क्या है? उदाहरण से समझेंगे। जैसे खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है। इससे क्या पता चल रहा है कि खेल का मैदान कहाँ है? विद्यालय के पास स्थित है। तो खेल के मैदान का स्थान पता चल रहा है ना कि कहाँ पर है। तो पास क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। रमेश यहाँ रहता है। रमेश रहता है ये तो है, बट कहाँ? यहाँ रहता है, तो यहाँ क्या है? स्थानवाचक विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। फिर अगला है रीतिवाचक। अगला क्या है हमारा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या है? ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करें। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त कर रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनसे क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध आदि अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, जरा तेज कदम चलाओ, झटपट पहुंच जाना। इसमें धीरे धीरे, झटपट, तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या बताया था कि जिनसे ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करें वो क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। इनसे क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध आदि का अर्थ प्रकट होता है। जैसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो। अगला क्या है? परिमाणवाचक। अगला कौन सा है हमारा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिमाण का बोध कराते हैं। परिमाण का मतलब क्या होता है? किसी की मात्रा बताना कि वो अधिक है, कम है, इन सब का जो बोध कराए वो हमारे परिमाणवाचक होते हैं। उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा, जितना, उतना, अधिक, कम, कुछ आदि। अब इनके उदाहरण क्या है उनको भी समझ लेते हैं। वह उतना ही भार उठा पाएगा। इसमें उतना क्या है? परिमाणवाचक है। जितना चाहो ले लो, जितना क्या है? परिमाणवाचक। नदी में पानी अधिक बह रहा है, तो अधिक क्या है इसमें? परिमाणवाचक है। इन वाक्यों में उतना, जितना एवं अधिक शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। फिर आगे कौन सा था? 2 नंबर समुच्चय बोधक। पहला उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा कौन सा था हमारा? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय जो है उस पे क्या है? ऐसे अव्यय शब्द जो एक दूसरे शब्द से एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक विशेषण किसे कहते हैं? समुच्चय बोधक विशेषण वो होते हैं जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं। क्या करते हैं? एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे
समुच्चय बोधक विशेषण दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य तो करते ही हैं, साथ ही विकल्प बताने, परिमाण, अर्थ या कारण बताने एवं विभेद बताने का कार्य भी करते हैं। समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। कौन सा होता है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। वो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, जैसे संयोजक, अव्यय, और, तथा, एवं आदि। कौन कौन से? और, तथा, एवं आदि। ये क्या होते हैं? ये दो वाक्यों को के बीच में जोड़ने का काम करते हैं। दो वाक्यों को क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। फिर आगे क्या है? विभाजक अव्यय। विभाजक अव्यय कौन से होते हैं? या, अथवा, कोई एक, कि, चाहे, नहीं तो, ना आदि। ये हमारे विभाजक अव्यय होते हैं। फिर अगला क्या है? विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में क्या है? पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन आदि। ये विरोध प्रदर्शन में है। फिर है परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक में क्या है? अतः, अतएव, सो, फलतः आदि। फिर आगे क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं? ऐसे अव्यय जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कारण वाचक, क्योंकि, इसलिए, के कारण, चूंकि आदि। उद्देश्यवाचक क्या होते हैं? उद्देश्यवाचक है जो कि, ताकि आदि। फिर आगे है संकेतवाचक। संकेतवाचक कौन से हैं? यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब तक आदि। स्वरूपवाचक में क्या है? कि, जो, अर्थात, मानो आदि। फिर तीसरा कौन सा था? संबंध बोधक। तीसरा कौन सा था? संबंध बोधक। ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्यगत दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, वो हमारे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर व्यक्तिगत दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, संबंध बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सीता की बहन गीता है। इसमें की क्या है? संबंध सूचक अव्यय है। की क्या है? संबंध सूचक अव्यय है। इन्हें परसर्गीय शब्द भी कहते हैं। इनके भेद इस प्रकार हैं। कालवाचक। कालवाचक में क्या है? आगे, पीछे, पूर्व, पश्चात, उपरांत आदि। फिर है स्थानवाचक। स्थानवाचक में है पास, पीछे, ऊपर, आगे। दिशावाचक तरफ, ओर, पार, आसपास आदि। साधनवाचक में द्वारा, जरिए, मार्फत, हाथ, जबानी। निमित्तवाचक में क्या है? हेतु, हित, वास्ते, खातिर, फलस्वरूप, बदौलत। विरोधवाचक में है उल्टे, विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध। सादृश्यवाचक में क्या है? समान, तुल्य, सम, भांति, जैसा, तरह। तुलनात्मक में क्या है? अपेक्षा, सामने, बल्कि। विनिमयवाचक में क्या है? बदले, सिवा, अलावा, अतिरिक्त। संग्रहवाचक में तक, मात्र, पर्यंत, भर। हेतुवाचक में क्या है? सिवा, लिए, कारण, वास्ते। फिर आगे है हमारा सबसे लास्ट विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा है? विस्मयादि बोधक अव्यय। प्राविशेषण को हमने 4 भागों में बांटा था, तो जो चौथा नंबर होता है वो क्या है हमारा? विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या है? ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मनोभाव की अभिव्यक्ति होती है, मनोभाव के परिणाम स्वरूप इनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है। अतः हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार आदि के भाव सूचित करने वाले अव्यय को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय, अच्छा, छी, वाह,
आदि। ये क्या है? हमारे विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। विस्मयादिबोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? एक होता है हर्ष सूचक। हर्ष सूचक में क्या है? आहा, वाह, शाबाश, बहुत खूब। एक होता है शोक सूचक। कौन सा? शोक सूचक। उसमें क्या है? आह, हाय, ओह, उफ, राम राम आदि। भय सूचक अव्यय में क्या पढ़ा हमने? अरे रे, बाप रे। फिर आगे है आश्चर्य सूचक। उसमें क्या है? क्या, हों आदि। फिर है तिरस्कार सूचक, जिसमें छी, हट, धिक आदि। अभिवादन सूचक में क्या है? नमस्ते, प्रणाम, सलाम, बधाई। फिर है चेतावनी सूचक। कौन सा है? चेतावनी सूचक। उसमें क्या है? होशियार, खबरदार, सावधान। ये क्या है हमारा? चेतावनी सूचक अव्यय। कृतज्ञता सूचक। कृतज्ञता सूचक में क्या होगा? धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद। फिर आगे कौन सा है? उसमें क्या है? हाँ, जी हाँ, नहीं, जी नहीं, न आदि। विस्मयादिबोधक में कौन कौन से अव्यय पढ़े हमने? हर्ष सूचक, शोक सूचक, भय सूचक, आश्चर्य सूचक, तिरस्कार सूचक, अभिवादन सूचक, चेतावनी सूचक, कृतज्ञता सूचक। और उसके बाद कौन सा पढ़ा? सकारात्मक या नकारात्मक, जिसमें है हाँ, जी हाँ, नहीं, जी नहीं, न आदि। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्लास को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।